नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू राबड़ी शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी को घेरा है और जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि लालू शासनकाल में मेरे घर से हथियारबंद अपराधियों ने शादी की, अंगूठी लूटी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत की न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पर्सनली आपको कुछ भुगतना पड़ा हो इस तरह का? हमारा ही कदम कुआं के अंदर, हमारा कदम कुआं न्यू एरिया में पहले रहते थे। अब तो हम लोग वहां से हट गए, भाई का हिस्सा में पड़ गया। रिवॉल्वर लेके शाम को ही घर में घुस गया था। अच्छा, एक अंगूठी थी शादी की, वो लेके चला गया था। आपका? हाँ भाई। कौन से साल में हुआ था ये वही जंगल राज का समय था। अच्छा, शादी वाली अंगूठी चली गई थी। ये पता चला कौन था? मतलब कुछ पता नहीं चला। और पूछेगा पुलिस की आपको बताते हैं क्या स्थिति थी। डॉक्टर एस.एन. आर्जा लोकसभा के उम्मीदवार थे और दूसरे पक्ष से आज हमारे ही दल में रामकृपाल यादव जी थे और बूथ पर किस तरह से कब्जा करता था, किस तरह से कपिल, अब है कि नहीं हमको पता नहीं, कपिल देव यादव नाम था, और कैसे बूथ पर से पोलिंग एजेंट को छीनकर हम मंडल अध्यक्ष थे, भगाया गया। किस तरह से पुलिस उसकी संरक्षण में पीछे पीछे चलती थी। जब पुलिस से कहने गए कि देखिए रिवॉल्वर लेके बूथ पर चढ़ गया, कहता तुम भी रिवॉल्वर लेके बूथ पर चल जाओ। अच्छा, ये पुलिस की बानी थी। मतलब लोगों को, मुझे लगता नहीं कि लोगों को पता होगा कि आपकी जो शादी वाली अंगूठी थी वो अंगूठी छीन ली गई थी रिवॉल्वर के दम पे। किसी को नहीं पता है। ये खेल उस पीरियड का बता रहे हैं। अच्छा, जहीं रोड पर उतरिए, पटना जंक्शन से लोग उतरता था रात में, आपको याद है कि कोई घर में रात में आता था, स्टेशन पर रुक जाता था। स्टेशन पर रुकते थे लोग। ये माहौल छीन छोड़ की ये वातावरण था, ये दहशत थी। नरसंहार में भी गए थे हम लोग श्रद्धेय सुशील जी के साथ। किस तरह से एक बार चूड़ियां फूटती थी, मांग का सिंदूर पोछाता था। ये लोग इतना दहशत पैदा किए। वो तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार भेजे और एनडीए सरकार बनी। सुशासन की शुरुआत हुई, बिहार सम्मान और स्वाभिमान से जीने के राह पर चला, शैक्षणिक वातावरण में सुधार आया। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है, लालू प्रसाद के शासनकाल में उनकी शादी की अंगूठी लूट ली गई। उनके इस बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने विजय सिन्हा पर बेबुनियाद बयानबाजी का आरोप लगाया है और जमकर निशाना साधा है। देखिए, विजय सिन्हा जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बयानबाज हैं और उनके शासनकाल में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गांजा भी उपलब्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चीलम भी उपलब्ध है। अब इन तमाम सुविधाओं में कौन क्या बोल जाएगा, किस पर क्या आरोप लगा देगा, किस किस बात पर हम लोग रिएक्शन देते रहे जी। इनकी शादी के वक्त ये बोल रहे हैं कि इनके घर से अंगूठी लुटा गया। एफआईआर किए थे, क्या हुआ केस में, किस पर एफआईआर किया, हर एक चीज को लालू जी से जोड़ना ये विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। विजय सिन्हा जी, आप जब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, खेमका जी को उनके घर के सामने मारा गया, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हर रोज रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है बिहार के हर एक जिले में, तो विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली से सांसद वीणा देवी के नाम पर दो वोटर आईडी होने, 2 जगह से मतदाता होने का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का वोटर लिस्ट में नाम और एपिक नंबर भी साझा किया है, जिसमें दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोटर हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। ऐसा ही खुलासा सांसद वीणा देवी को लेकर भी किया गया है। वीणा देवी ने भी विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से वोटर हैं, ये तेजस्वी यादव का कहना है।
उनके दोनों आईडी में उम्र में भी अंतर उन्होंने बताया है। इन गड़बड़ियों को लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या ये एनडीए को जिताने के लिए ईसी द्वारा की गई चुनावी धांधली नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग दिनेश सिंह और वीणा देवी को भी नोटिस जारी करेगा? तो आपको हम स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, एपिक नंबर दिखा रहे हैं, वो वोटर लिस्ट जो है वो भी दिखा रहे हैं और तेजस्वी यादव के सवाल भी दिखा रहे हैं। जो सवाल उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर उठाए हैं, जो उन्होंने दिनेश सिंह पर उठाए हैं, जो उन्होंने वीणा देवी पर उठाए हैं कि कैसे इन दोनों के नाम 2 जगहों पर दर्ज हैं, एपिक नंबर 2-2 इनके पास है। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया है कि इनका उम्र भी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है और क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव पर भी खुद सवाल उठे थे एपिक नंबर को लेकर के। निर्वाचन आयोग की तरफ से उनसे जवाब भी पूछा गया, नोटिस जारी किया गया और फिर से लगातार ये कुछ लोगों को निकाल रहे हैं खोज करके जिनके 2-2 एपिक नंबर है। इससे पहले विजय सिन्हा पर भी सवाल उठाया था। तो वैशाली से सांसद वीणा देवी हैं, जिनको लेकर के उन्होंने बताया कि 2 जगहों पर मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। इसके साथ साथ वीणा देवी के पति दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, उनके भी 2-2 एपिक नंबर है। तो बिहार में जारी एसआईआर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से 2 और राजनेताओं को लेकर खुलासा किया है, जिस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेता तेजस्वी पर झूठे और भ्रामक दस्तावेजों का हवाला देकर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। उठाने और भ्रम फैलाने के पीछे तेजस्वी जी का जो उद्देश्य है, जनता उसे अच्छी तरह जानती है। आम व खास के लिए अवसर दिया गया है और ऐसा तबका उसे सुधारने की दिशा में प्रयासरत भी है। झूठे और भ्रामक दस्तावेज का सहारा लेकर राज्य की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। अब जरा समझिए ना, उनका 2 एपिक नंबर मिला है और उनकी पत्नी का भी 2 एपिक नंबर मिला है। तो ये दिनेश सिंह जी की बात ही क्यों की जाए? भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। भीखू भाई दलसानिया जी लोकसभा में वोट डालते हैं गुजरात में और विधानसभा में वोट डालते हैं बिहार में। तो इन लोगों का तो चरित्र ही यही है। भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने निशाना साधते हुए कहा कि पद के लिए यात्रा और पदयात्रा में बड़ा अंतर होता है। पद के लिए यात्रा और पद यात्रा में बड़ी फर्क है। गांधी की पद यात्रा हुई, उसके बाद चंद्रशेखर जी की पद यात्रा हुई, वो एक सामाजिक क्रांति थी। और अभी जो पद यात्रा कर रहे हैं, इसके पहले भी महानुभाव एक कर चुके हैं पद यात्रा। तो ये सब पद के लिए यात्रा है। कल देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। पटना से लेकर सीमावर्ती जिले के साथ साथ सभी जिले के एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को अलर्ट की कॉपी मुख्यालय की तरफ से भेज दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के साथ कृष्ण जन्माष्टमी और चहल्लुम को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। मुख्यालय जो है 15 अगस्त और 16 अगस्त में 15 अगस्त के साथ स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ चहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा अच्छे से मनाए, सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और पुलिस के अधिकारियों को, एसपी को और जिले के डीएम साहब सभी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मधुबनी और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। सीमा पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र पहली स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एहतियातन मधुबनी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था
कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीर आपको मधुबनी की दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हाई अलर्ट है और ये कोशिश की जा रही है कि एसएसबी लगातार सघन जांच जो है वो भी चला रही है और हर स्तर से जांच हो रही है। कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल इन दिनों झील में तब्दील हो गया है। नाली का पानी अस्पताल में घुस गया है, जिसके बाद लोग गंदे पानी और नई बीमारी के खतरे के बीच इलाज को मजबूर हैं। अस्पताल की हालत ये है कि ट्रॉमा सेंटर तक में पानी घुस चुका है, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी परेशान हैं। मर गया है सब। आने में तो दिक्कत हुआ होगा। हाँ, इस मकान में डर लगता है कब गिर जाएगा। पानी नाला का पानी ओवरफ्लो अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है पानी, नाला का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका पानी ही अंदर आ रहा है। तो लापरवाही किसकी मान जाएगी सर? लापरवाही तो नाला बनना चाहिए था, नाला का गिरने से एकदम सही रहता है तो पानी। गंगा, सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। जल संसाधन विभाग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गंगा और सोन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर या तो खतरे के निशान को पार कर चुका है या उसके बेहद करीब है। इस स्थिति ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दीघा घाट से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार से होकर के गुजरने वाली नदियां जो है वो उफान पे है, चाहे बात गंगा की कर ले या सोन की कर ले या पुनपुन की कर ले, फल्गु की कर ले, तो तमाम जो नदी हैं उसका जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और इसके कारण से पटना और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। बताते ये चले कि गंगा, सोन और पुनपुन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरे की घंटी बज चुकी है। जल संसाधन विभाग की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार गंगा और सोन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर या तो खतरे के निशान पार कर चुका है या उसके बेहद करीब है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। पटना के अगर हम आसपास के घाटों की बात कर ले तो कुर्जी से लेकर के पटना सिटी तक प्रोटेक्शन वॉल तक पानी जो है वो टच करने लगा है, जिस वजह से शहरी क्षेत्र के लोग जो है वो बाढ़ को लेकर के चिंतित है। यहाँ पे जलस्तर जो है 50.42 मीटर जो है वो पहुंच चुका है और ये खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर महज जो है वो नीचे है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो गंगा का लेवल मापने को लेकर के जो मीटर भी बनाया गया है वो बता रहा है कि खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर जो है वो गंगा भी नीचे हुई है। लेकिन अगर हम बात पूरे आसपास के इलाके की करें तो गंगा हो या सोन हो या पुनपुन हो, सभी नदियों का जो लेवल है वो खतरे के निशान से लगभग करीब है, या तो ऊपर या लगभग करीब है और इसके कारण से पटना और आसपास के इलाके में जो कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो फिलहाल गंगा जो है वो चिंता बढ़ा रखी है जिला प्रशासन की, लेकिन ये चिंता की लकीर जो है वो 48 घंटे के बाद हो सके, क्योंकि जल संसाधन विभाग ने ये संभावनाएं जताई है वाटर लेवल के रिकॉर्ड को देखते हुए। तो उनका कहना है कि अगले 48 घंटे के बाद ये चिंता की लकीर जो है वो मिटेगी और लोग राहत की सांस लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में बाढ़ से 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो चुकी है। 12 प्रखंड के 85 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से 186 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में भी बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। लोगों ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। में बाढ़ से 6.5 लाख की आबादी से ऊपर की आबादी जो है बाढ़ पीड़ित हो चुकी है और 150 जगहों पर जो है सरकार के द्वारा जो है बाढ़ राहत केंद्र चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कम्युनिटी किचन भी जो है यहाँ पर बनाया गया है सभी जगहों पर और बाढ़ पीड़ितों को जो है खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो है बाढ़ राहत केंद्र है और यहाँ पर जो है कम्युनिटी किचन है। ये इसमें देख लीजिए आपकी सब्जी बना हुआ है, आलू, मटर और सोयाबीन है, ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है
चावल बन रहा है, दाल बन रहा है और लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। अधिकारी लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारी हैं, हम बात करते हैं। सर, क्या क्या खाना दिया जाता है, कितने लोगों को? लगभग 1200 लोग को दिन में, चूंकि दिन में बहुत सारे लोग अन्य जैसे मवेशी को लेकर चले जाते हैं फील्ड में, तो वो लोग नहीं भी खाते हैं। और रात में 1300-1400 आदमी। 1300। खाना का मेन्यू क्या है? खाना का मेन्यू चावल, दाल और आलू और उसके साथ में कोई एक सब्जी मिक्स करके वो बदल बदल के हम लोग देते हैं। कभी आलू सोयाबीन, कभी आलू चना सोयाबीन, कभी आलू और पटल, इस तरह करके हम लोग बदल। सब चीज ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है, सब बढ़िया व्यवस्था है। क्या नाम है? महेंद्र मंडल। और भी कुछ बाढ़ पीड़ित हैं, किस तरह से खाना उना मिल रहा है? खाना बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, टाइम से खाना दे रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है। खाना अच्छा है, खाना अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी तो है। लगातार किचन काम करता रहता है और देर रात तक जो है खाना बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। इसी तरह 150 कैंप से ऊपर हैं, उनमें भी लगातार जो है जिला प्रशासन और सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को जो है मदद पहुँचाई जा रही है और खिलाया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन उन लोगों के लिए राहत बचाव कार्य में जुटा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुंगेर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। लोगों को जरूरत का सामान दिया जा रहा है। मुंगेर जिला अंतर्गत जहाँ पे कैंप स्टैब्लिश किया गया है और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कई लोग अपने घर से निकल करके कैंप में भी आए हुए हैं रहने के लिए और अपना सामान वगैरह भी उनका उस तरह से डिस्प्लेस हुआ है। तो उस सभी एरिया में हम लोगों की गश्ती और पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पे है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना वहाँ पे ना घटित हो और हम लोग जो भी सहायता दे सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को, वो पुलिस उसके लिए तत्पर काम कर रही है। ऐसे बाढ़ प्रभावित जो है वार्ड 1, 2, 5, 7, 13 सभी में पदाधिकारी सभी प्रशासनिक स्तर से बहुत अच्छे सेवा का तत्पर करते रहते हैं और प्रशासनिक लोग आते जाते रहते हैं हमें से और गश्ती भी देखा जाता है। रात में जैसे लेट हो जाता है हम लोग को बांटने उठने में, हम लोग को मदद पुलिस प्रशासन मदद भी करते हैं। जी हाँ, हमारे प्रशासनिक शक्ति तत्पर हैं जनता के लिए, हर हमेशा अपनी निगरानी में भोजन को जी गश्ती होती है, भोजन बंटवा रहे हैं और जनप्रतिनिधिगण सहयोग में हैं, हम लोग पूरा सहयोग में हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।